मोक्षमार्गस्य नेतारं गणभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे सद्गुणलब्धये तत्वार सूत्र तत्वार्थ राजवार्तिक नामक टीका है और इस टीका के आधार से जम्बूद्वीप आदि क्षेत्रों के संदर्भ में हम यहाँ बात कर रहे थे। काफ़ी चर्चा हम यहाँ कर चुके हैं। आप लोगों को कितना याद है ये मालूम नहीं। चित्र सबके पास में है जो आप लोग बना रहे थे। हाँ जी यस ना होंगे। हाँ, मैंने कुछ नाम याद करने के लिए दिए थे आप लोगों को। 7 क्षेत्रों के नाम, 6 पर्वतों के नाम, 6 सरोवरों के नाम। पर्वत और क्षेत्रों के नाम तो आपको काफ़ी पहले याद हो चुके हैं। सरोवर के नाम याद करने को कहा था और नदियों के नाम याद करने के लिए दिए थे। क्या मैं जान सकता हूँ कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने याद किए होंगे? हैं कुछ लोग। 14 नदियों के नाम। किसी ने भी नहीं किए? क्या नाम नहीं किए थे? नहीं, नदी का नहीं याद करने के लिए तो मैंने दिया था। मैंने सूत्र भी बतलाया था। मैंने सूत्र नंबर 20 के बाद मैंने इसमें नीचे कहीं मैटर में 22 के बाद में सब नदियों के नाम दिए हुए हैं। चलिए कोई बात नहीं। मैं एक बार पुनः आप लोगों के चित्र को आपको बतलाना चाहता हूँ। आपने गोला बना रखा था जिसे हमने जम्बूद्वीप कहा था और उस गोले में हमने 6 पर्वत खींच रखे थे। उन 6 पर्वतों के नाम आपने दे दिए। साउथ से यदि हम बढ़ते हैं तो सबसे पहले पर्वत का नाम बोलिए। आप लोग बोलते जाइए, मैं पूछता हूँ आप लोग जवाब देते जाइए। सब मिलकर भी जवाब दे सकते हैं। साउथ से पहले पर्वत का नाम हिमवन पर्वत है। हिमवन पर्वत की ऊंचाई कितनी है? हाइट कितनी है? 100 योजन। 100 योजन ओनली। 100 योजन। 100 योजन ऐसा भी कह सकते हैं। 100 योजन है ना। चलिए, हिमवन पर्वत के ऊपर एक सरोवर है। क्या आप जानते हैं उस सरोवर का नाम होना चाहिए? पद्म सरोवर। पद्म सरोवर पद्म बना रखा है आपने? जो पद्म सरोवर आपने दिखा रखा है, उस पद्म सरोवर की लंबाई कितनी है? 100 योजन। 1000 लंबा है। 1000 योजन। 1000 योजन लंबा है। और चौड़ा कितना है? 500। 500। और डेप्थ कितनी है उसकी? 10 योजन। कितना गहरा है, कितना डीप है? 10 योजन। 10 योजन गहरा है। ठीक है, ये बातें थोड़ी बहुत बातें हैं जो अपने को याद रहनी चाहिए। एक और बात पूछना चाहता हूँ कि ये जो अपन ने 10 योजन गहरा और ये सब जो अपन ने अभी सरोवर बताया है, इस सरोवर के बीच में कुछ है क्या कोई स्पेशल चीज? एक वो रहता है ना, कमल है। कमल है। कमल के अंदर वो देवी रहती। कमल के अंदर भवन बना हुआ है। कमल के अंदर बिल्डिंग बनी हुई है। पूरा नगर जैसा बसा हुआ है। उसमें देवी रहती है। कौन सी देवी रहती है? श्री श्री नाम की देवी, श्री देवी रहती है। ये जो पद्म नाम का जो सरोवर है, ये पद्म सरोवर कौन से पर्वत पर है? हिमवन पर्वत के ऊपर। ये हिमवन पर्वत
कौन से दो क्षेत्रों को विभाजित करता है, कौन से दो क्षेत्रों का बंटवारा करता है? भरत और हेमवत। हेमवत क्षेत्र। भरत और हेमवत क्षेत्र। क्लियर होती जा रही है ना बात? आप लोगों को कठिन तो नहीं लग रही है? नहीं, ठीक है। आप सिर्फ अपने चित्र में देखें, आप लोग सिर्फ अपने चित्र में देखें और अपने चित्र में देख करके जवाब दे दें। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल कंठस्थ हो ये बात, लेकिन फिर भी आप चित्र में देख करके आप तुरंत ये बात पहचान पाएं, मतलब चित्र में ढूंढने में टाइम नहीं लगे अपने को। चलिए आगे। हिमवन पर्वत से उत्तर दिशा की ओर कौन सा क्षेत्र है? नॉर्थ में कौन सा क्षेत्र है? हेमवत। हरि क्षेत्र। हेमवत क्षेत्र। हिमवन पर्वत से नॉर्थ में कौन सा क्षेत्र है? हेमवत। हरि क्षेत्र, विजय क्षेत्र, सम्यक क्षेत्र, हिरण्य और ऐरावत सभी है। सभी है, लेकिन मैं जस्ट की बात करता हूँ। जस्ट कौन सा क्षेत्र है? तो होगा हेमवत। हेमवत 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 होगा ना, हिमवन पर्वत के बाद नॉर्थ में। अच्छा, साउथ में कौन सा क्षेत्र है? भरत। भरत क्षेत्र। ठीक है, हम चलते हैं हेमवत क्षेत्र से। यदि हम लोग हेमवत क्षेत्र में खड़े होकर नॉर्थ में देखते हैं तो एक बहुत बड़ी दीवार दिखाई दे रही है हमारे को। व्हाट इज दिस? क्या है ये? पर्वत। महाहिमवत पर्वत। महाहिमवन पर्वत, राइट, बिल्कुल। ये जो पर्वत है, 6 पर्वत, ये 6 पर्वत किसकी तरह दिखाई देते हैं? तो आपका जवाब होना चाहिए दीवार की तरह खड़े हैं। जिन 6 पर्वतों की हम यहाँ बात कर रहे हैं या हम कर चुके हैं, इन 6 पर्वतों के दोनों तरफ कौन सी चीज लगी हुई है? दीवार लगी हुई है। मणियां लगी हुई है, रत्न लगे हुए हैं, नीचे से ऊपर तक सब तरफ। ठीक है ना? 13 नंबर सूत्र, मणि विचित्र पार्श्व ऊपरी मूले च तुल्य विस्तारा। ये सब सूत्रों में लिखी है ये सब बातें। आपको लगेगा इतने दिन हो गए अपन ने एक भी सूत्र नहीं चलाया, लेकिन मैंने बहुत सारे सूत्र आप लोगों को याद करा दिए हैं, उनका भाव याद करा दिया है। महाहिमवन पर्वत की हाथी है पंडित जी, 200 योजन। 200 योजन। हाँ, कुछ पूछना है और? पंडित जी, ये वेदिका और दीवार में क्या फर्क है? ये तो दीवार ही है ना वेदिका। हाँ, कह दीजिए, बाउंड्री कहते हैं एक्चुअल में। वेदिका का अर्थ भी बाउंड्री है। वेदिका तो एक प्रकार से बाउंड्री है, और ये जो दीवार शब्द का जो प्रयोग किया गया है, ये तो अपनी वॉल की तरह है। जैसे अपनी दीवारें हैं हमारे घर में हैं, उसी तरह से बिल्कुल सपाट, बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हुए पर्वत हैं। तुल्य विस्तारा शब्द का प्रयोग किया ये। देखिए आप 13 नंबर सूत्र देखिए एक बार सभी लोग। सूत्र नंबर 13, पेज नंबर 384। ऊपरी मूले च तुल्य विस्तारा, एक बहुत सुंदर शब्द है। ऊपरी मूले च तुल्य विस्तारा, मणि विचित्र पार्श्वा ऊपरी मूले च तुल्य विस्तारा। क्या अर्थ है इसका? मणि विचित्र माने विचित्र प्रकार की मणियां, पार्श्वा, पार्श्व कहते हैं अगल बगल में, लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड, पार्श्व भाग में है? उसके पार्श्व भाग में किसके? वो जो पर्वत की जो चर्चा चल रही थी ऊपर से, उन पर्वतों के पार्श्व भाग में मणियां जड़ी हुई है विचित्र प्रकार की। अब कह रहे कहाँ जड़ी हुई है? तो कहा पूरे पर्वत पर। कैसा है वो पर्वत? कि ऊपरी माने ऊपर से भी, और मूले अर्थात नीचे भी। मूल कहते हैं जड़ को, मूल कहते हैं नील को। ठीक है ना? ऊपरी मूले, ऊपर से लेकर नीचे तक या नीचे से ऊपर तक, तुल्य विस्तारा, समान विस्तार वाले हैं। ये सब पर्वत एक जैसे विस्तार वाले हैं।
सपाट है बिल्कुल। नॉर्मली जब हम लोग माउंटेन के बारे में बात करते हैं तो हमारा माइंड इस तरह का होता है कि नीचे से तो थोड़े से ब्रॉड होंगे और ऊपर चलते चलते नैरो हो गए होंगे। ऐसे ही दिखते हैं अपने को सारे पर्वत हैं? हम लोग पर्वत के बारे में जब भी बात करते हैं हम ऐसा ही फील करते हैं, शायद हमने इस तरह के पर्वत देखे भी हैं। लेकिन हम यदि किसी पिलर, हाँ जी, ऐसा ही देखते हैं ना कि पर्वत नीचे से बहुत चौड़े हैं, ऊपर से बहुत छोटे हैं। बट ये पर्वत इस तरह के नहीं हैं। ये सब कैसे हैं? नीचे से जैसे हैं, मूले खार नीचे से जैसे हैं, ऊपर भी वैसे ही हैं। तुल्य विस्तारः, एक समान विस्तार वाले हैं। जैसे नीचे थे वैसे ही ऊपर हैं, अर्थात नीचे से ऊपर तक एक समान विस्तार वाले हैं ये पर्वत। पंडित जी पेज नंबर कौन सा बताया आपने? पेज नंबर 384। 384? या पंडित जी इस पर्वत का मैटर क्या है? मैटर यानी वो कौन सा मटेरियल से बना हुआ है? चांदी। मटेरियल में बतलाया ना, मेटल का बना हुआ है। सोने का बताया ना, हेमवत का। ताकि क्योंकि अपने को जितनी भी जगह पर ये जो चर्चा मिलती है उससे ज़्यादा प्रसिद्ध कथन है ये 12 नंबर का सूत्र, इससे पहले वाला सूत्र नंबर 12, हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेम मयाः। अब इस सूत्र के अर्थ और व्याख्या के अंदर चक्कर है सब जगह, तो अपन क्या करें? अभी इस सूत्र के अंदर क्या कहा? हेम माने गोल्ड, और मया शब्द दिया लास्ट में, इसको लगाइए सबके साथ में। हेम मयाः, अर्जुन मयाः, तपनीय मयाः, वैडूर्य मयाः, रजत मयाः, हेम मयाः। 6 पर्वत है ना। अब इस मय शब्द का अर्थ यदि उससे तन्मय किया जाए, उस रूप किया जाए, तब तो ये बात क्लियर होती है कि ये सब मेटल के बने हुए हैं। ठीक है। अब यदि इसका अर्थ सिर्फ कलर किया जाए कि नहीं गोल्ड के थोड़ी है, नहीं सिल्वर के नहीं है ये माउंटेन्स, तो फिर किसके हैं? ये तो पर्वत के ही दिखते हैं ऐसे उस रंग जैसे, तो समझ लीजिए आप फिर वो बात ही बदल जाएगी। फिर सूत्र का अर्थ कैसा लगाया जाए? देखिए सच बात तो ये है कि मैंने अपनी इस लाइफ में तो इन पर्वतों को देखा नहीं है, और शास्त्र आधार से तो हजारों बार देखा है, लेकिन जब जब मैं इनको देखता हूँ तो मुझे तो ये गोल्ड के ही दिखते हैं, सोने जैसे चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, गोल्ड का ये। और फिर एक तर्क ये भी तो है कि एक तो उमा स्वामी आचार्य ने मया शब्द का प्रयोग किया है, दूसरा तर्क ये कि उमा स्वामी महाराज कहते हैं कि मणियाँ जड़ी हुई है, तो पत्थरों में, पाषाण में, शिलाखंड के अंदर कौन व्यक्ति मणियाँ जड़ता है? मणियाँ तो धातुओं में जड़ी जाती है, सोने चांदी में मणियाँ जड़ी जाती है। सच बात तो यही है। उसी में ड्रॉप हो गए क्या? हेलो हेलो, ડ્રોપ લાગે છે, ડ્રોપ થઈ ગયા. શું થયું? હેલો, સંભળાય છે મારો અવાજ? નહીં, હા નથી આવતો. અરુણાબેન, તમારો અવાજ આવે છે પણ એ ડ્રોપ થઈ ગયા લાગે છે. हेलो, हेलो હાલો, હા. હા, લાઈન કટ થઈ ગઈ હતી ને, લઈ આવું છું.
हेलो। हाँ अभी स्टार्ट करें अपन आगे। हाँ संभड़ाई છે ને બધાને? चालू रखिए। देखिए, तो हम बात कर रहे थे पर्वतों के कलर के संदर्भ में। वो कलर जो है उस कलर को अपने को उसका स्वरूप ही मान लेना चाहिए, इसमें हमें कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। ठीक है। महाहिमवन पर्वत हो गया। महाहिमवन पर्वत के बाद या महाहिमवन पर्वत ऐसे कौन से दो क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों को बांटने का काम करता है, जिनका विभाजन करता है, जिनमें बंटवारा करता है? हेमवत क्षेत्र। और भी कोई बोलेंगे, बतला सकते हैं? हेमवत और भरत। हेमवत और भरत? नहीं। व्हाट आर यू सेइंग? हेमवत और हरि। हेमवत और हरि, राइट। देखिए, हेमवत क्षेत्र और हरि क्षेत्र, इन दो क्षेत्रों का बंटवारा करने वाला पर्वत महाहिमवन पर्वत। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, बतलाइए आप मेरे को, हैरण्यवत और ऐरावत क्षेत्र का बंटवारा करने वाला कौन सा पर्वत है? हैरण्यवत और ऐरावत क्षेत्र का विभाजन करने वाला कौन सा पर्वत है? शिखरी। शिखरी। सब लोग समझ पा रहे हैं या दो चार लोग ही समझ रहे हैं सिर्फ? हाँ सब लोग जवाब दो। समझ रहे हैं। हाँ समझ पा रहे हैं। जिसके सामने वो चार्ट होगा वो समझ सकते हैं, और जिसके सामने नहीं है वो शायद कंफ्यूज होंगे। अब सामने चार्ट होने नहीं होने का तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि चार्ट तो सबने बनाया है ना। हाँ जी। अपने हाथ से बनाया है ना, हैंडमेड चार्ट है ना सबके पास में। हाँ जी। चलिए, शिखरी पर्वत के ऊपर कौन सा सरोवर है? पुंडरीक। शिखरी पर्वत लास्ट वाला पर्वत था ना। शिखरी पर्वत के ऊपर पुंडरीक सरोवर है। अब बहुत सिंपल सी बात ध्यान रखनी है अपने को। देखिए, थोड़ा सा मैं बतलाना चाहता हूँ आपको। हिमवन पर्वत और शिखरी पर्वत, हिमवन पर्वत और शिखरी पर्वत, ये दो जो पर्वत हैं, ये दोनों पर्वत एक समान है। एक समान लंबाई, एक समान चौड़ाई, एक समान विस्तार, एक समान आकृति। ठीक है। कलर भी सेम। कलर की दृष्टि से देखें तो वो भी सेम है, हेम वर्ण है, और लास्ट वाले का भी हेम वर्ण है। ठीक है। इसके आगे बढ़े अपन। महाहिमवन पर्वत और रुक्मी पर्वत, ये दोनों सेम है। महाहिमवन कहाँ है और रुक्मी कहाँ है? महाहिमवन पर्वत हिमवन के बाद में, रुक्मी पर्वत शिखरी के पहले है। एक उत्तर में एक दक्षिण में। हाँ, एक उत्तर में एक दक्षिण में। वेरी गुड। निषद पर्वत और नील पर्वत, ये दोनों समान है? नहीं। निषद नील की हाइट कितनी है? 400 योजन। ठीक है। महाहिमवन, इन दोनों का कलर अलग अलग है, कलर डिफरेंट है। निषद और नील पर्वत का जो कलर है वो अलग है। निषद का जो कलर है वो तपाए हुए स्वर्ण की तरह है, और नील पर्वत का जो कलर है वो ब्लूइश शेड में है, नीले शेड में है, नीलकंठ मणिमय है। निषद और नील, आप जानते हैं ये जो अपना सनराइज होता है, ये उदय के समय और अस्त होते समय ये रेडिश कलर का क्यों हो जाता है? आपने देखा कभी उदय होते हुए सूर्य को? हाँ जी, देखा है। अस्त होते सूर्य को, तो जब उदय होता है और जब अस्त होता है उसमें लाल दिखाई देता है, रेड कलर में दिखाई देता है। और जब सेंटर में होता है
दोपहर में, नून में, तो उस समय वो हमारे को येलो दिखाई देता है, वो तेजी पर होता है। उसका क्या कारण है कि हमारे यहाँ इस भरत क्षेत्र में सनराइज और सनसेट जो होता है वो निषद पर्वत से होता है। निषद पर्वत, और ये सन क्या चीज है? ये विमान है, सूर्य विमान है, एक ज्योतिष देव का, प्रतीन्द्र का विमान है। ज्योतिष देवों के प्रतीन्द्र का एक विमान है सूर्य। ठीक है। अब ये जो सूर्य विमान है, ये सूर्य विमान जब उदय को प्राप्त होता है तो वहां निषद पर्वत से उदय को प्राप्त हो रहा है। और निषद पर्वत का जो कलर है वो कलर है तपाए हुए स्वर्ण की तरह। तपाया हुआ स्वर्ण मतलब थोड़ा सा रेडिश शेड सा हो जाएगा, मतलब वो, तो उसका रिफ्लेक्शन जब इस विमान के ऊपर पड़ता है तो ये ऐसे कलर में दिखाई देता है, उदय के समय भी और अस्त होते समय भी, उदयाचल के समय। तो हर रोज उदयाचल के वो हर रोज निषेध पर्वत से उसका उदय होता है, हर रोज वहीं से उदय होता है और हर रोज वहीं अस्त होगा। एक ही सूर्य है? दोनों सूर्य हैं, लेकिन दोनों सूर्य का सिस्टम यही है, दोनों एक दूसरे के दोनों साथ में चल रहे हैं तो एक ही दिशा में चलते हैं। दो है ना अपने हाथ की, हाँ जी, दोनों सूर्य कौन सा बताया आप? देखिए दो सूर्य हैं इस जम्बू द्वीप में। अपन सूर्य चंद्र वगैरह की चर्चा वैसे विस्तार से आगे करेंगे इस चौथे अध्याय में। ये दोनों सूर्य कैसे गमन कर रहे हैं आप समझिए कि जम्बू द्वीप को देखिए आप, दिख रहा है आपको जम्बू द्वीप? आपके हाथ में रखा हुआ जम्बू द्वीप राउंड शेप में, इसमें एक सूर्य को आप रख दीजिए ऐरावत क्षेत्र में और दूसरे सूर्य को रख दीजिए आप भरत क्षेत्र में। रख सकते हैं? दो सूर्य हो गए, एक भरत क्षेत्र में और एक ऐरावत क्षेत्र में। अब भरत क्षेत्र वाला सूर्य लेफ्ट में चल रहा है, लेफ्ट की तरफ। हम इधर से देख खड़े हैं ना, पूर्व से वेस्ट की तरफ जा रहा है, पूर्व से पश्चिम तक। हाँ जी, पूर्व से पश्चिम तक जा रहा है ना? हाँ, वेस्ट की तरफ जा रहा है ना। और जो ऐरावत क्षेत्र वाला सूर्य है वो ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है। बस इस तरह से बढ़ते चले जाते हैं। हमारा वाला ये जो सूर्य है जो हमने यहाँ बिठाया है भरत क्षेत्र में, इसको जितना टाइम ऐरावत क्षेत्र तक पहुँचने में लगेगा, ऐरावत क्षेत्र वाले सूर्य को उतना ही टाइम भरत क्षेत्र में आने में लगेगा। पैरेलल चलते हैं, सेम डिस्टेंस पर चलते हैं दोनों सूर्य। ठीक है, वो डिस्टेंस डे बाई डे बढ़ता चला जाता है, वो अलग मैटर है। कुछ पूछना हो तो मेरे से पूछिए। ये समझ नहीं पड़ा, तो चलते हैं सूर्य दोनों। देखिए जो सूर्य है ना, ये सूर्य के विमान हैं। इन विमानों को खींचने वाले स्वर्ग के देव हैं। वे देव उन विमानों को खींच रहे हैं। जैसे व्हील चलते हैं ना अपने मोटर के, गाड़ी के, बाइक के, कार के व्हील, वो व्हील जिस तरह राउंड करते हैं ना, आगे बढ़ते हैं, ऐसे हाफ बॉल शेप में बने हुए और चारों तरफ खींचने वाले देव इसके साथ में लगे हुए, वो इनको बिल्कुल एक शेप में खींचते जाते हैं, राउंड शेप में। आप लोगों को यदि इस चीज को विशेष रूप से जानना है, सूर्य चंद्र के बारे में यदि जानने की इच्छा है, तो आप वो जो जैन भूगोल के नाम से, 3 लोक के नाम से जो डीवीडी थी, 3 डीवीडी का जो सेट है, उसमें डीवीडी नंबर 3 देखें आप। 3 नंबर डीवीडी 1 घंटे की डीवीडी है, वीडियो डीवीडी है, और आप आसानी से जब उसको देखेंगे तो आप पहचान पाएंगे कि किस तरह से किधर और किस प्रकार गमन कर रहे हैं। ठीक है,
पंडित जी, चलो हाँ बोलिए। पंडित जी, और भरत क्षेत्र का जो सूर्य है वो ईस्ट से ऐरावत जाता है और वेस्ट से वेस्ट से नॉर्थ टू वेस्ट। क्या? अच्छा, ओके। वो निषद से नीलकंठ जाता है और वो नीलकंठ से निषद आता बस है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, हम जिस कह रहे हैं कि वो पश्चिम से जा रहा है, ऐरावत क्षेत्र वाले ये कहते हैं कि पूर्व से आ रहा है। साइड अलग हो गई ना। साइड अलग हो गई ना। हमारे लिए जो पश्चिम है वो ऐरावत क्षेत्र वालों के लिए पूर्व है। नहीं समझ में आए तो आप जरूर बोलें। चलिए, मैं तो उसके कलर की बात बीच में करने लग गया आपसे कि सूर्य का कलर किस प्रकार का है। अपने को तो यहाँ बात करनी है, निषद नील पर्वत की हाइट कितनी है? 400 योजन। 400 योजन। और इससे पहले वाले जो पर्वत थे, महाहिमवन और रुक्मी पर्वत, उनकी हाइट 200 योजन। 200 योजन। हिमवन और शिखरी पर्वत की हाइट 100 योजन। 100 योजन। 500 योजन। ठीक है। अच्छा, अब बात करें अपन इनके ऊपर जो सरोवर हैं, हिमवन पर्वत के ऊपर जो सरोवर है और शिखरी पर्वत के ऊपर जो सरोवर है, वो बोथ आर सेम, एक समान है दोनों। माने 1000 योजन लंबाई, 500 योजन चौड़ाई, 10 योजन गहराई वाला यदि पर्वत के ऊपर एक पद्म नामक सरोवर हिमवन पर्वत के ऊपर है, तो इसी तरह का 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा और 10 योजन गहराई वाला एक सरोवर जिसका नाम पुंडरीक है, वो शिखरी पर्वत के शिखर पर है। पुंडरीक सरोवर शिखरी पर्वत के शिखर पर है। तो यदि मैं आपसे बात करूं पुंडरीक सरोवर के बारे में, तो क्या आप मुझे बतला सकते हैं वो पुंडरीक सरोवर कितना लंबा चौड़ा गहरा होगा? 1000 योजन 100 by 100 चौड़ा और 10 योजन गहरा। सेम पद्म सरोवर इतना ही। हाँ, पद्म सरोवर के समान। महापद्म सरोवर के समान कौन सा सरोवर है? महापुंडरीक। पुंडरीक। बिल्कुल ठीक। महापुंडरीक। महापद्म सरोवर के समान महापुंडरीक सरोवर। अच्छा, तिगिच्छ सरोवर के समान कौन सा सरोवर है? केसरी सरोवर। केसरी। तिगिच्छ और केसरी ये दोनों एक जैसे हैं। तिगिच्छ सरोवर और केसरी सरोवर ये दोनों एक जैसे हैं। अब एक और बात यहाँ जो सूत्र नंबर 18 में बतलाई गई है, मैं उस और थोड़ा सा बढ़ता हूँ। मैं समझता हूँ 17 नंबर सूत्र तक की अपनी यहाँ बात पूरी हो चुकी है, और आप लोग चाहें तो मैं इसको 5 मिनट में पूरा रीडिंग लगा दूँ। कोई नई बात तो नहीं आई है इसमें। एक बार 5-7 मिनट आप लोग सिर्फ पेज नंबर देखिए 383। यहाँ से मैं करीब करीब 2 पेज पढ़ूंगा अभी आज, जिनको मैं कम से कम 4-5-6 पीरियड के अंदर आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। सिर्फ पढ़ रहा हूँ मैं। जहाँ नहीं समझ में आए वहाँ कुछ बात करेंगे। मैं समझता हूँ निश्चित तौर पर हर बात आप लोगों के समझ में आने योग्य ही होगी। देखिए पेज नंबर 383, 11 नंबर सूत्र। यहीं से पढ़ना था शायद अपने को, यहीं से अपन ने पढ़ना छोड़ा था। इससे पहले तक लाइन टू लाइन अपन पढ़ चुके हैं। तद विभाजन है पूर्वापरायता। पूर्वापरायता सूत्र भी आना चाहिए अपने को बोलना। तद विभाजन है, तद्वि, तत् विभाजन है, तद्वि, तद विभाजन है पूर्वापरायता। हिमवन, महाहिमवन, हिमवन ना पूरा नहीं, हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी, शिखरिणो, वर्षधर पर्वतः। अर्थ देखिए, पूर्व और पश्चिम लवण समुद्र तक लंबे हिमवन, महाहिमवन, निषद,
नील, रुक्मी और शिखरी, ये 6 पर्वत हैं। इन पर्वतों के कारण भरत आदि क्षेत्रों का विभाग होता है, अतः ये वर्षधर पर्वत कहे जाते हैं। वर्ष मतलब होता है क्षेत्र, जगह, जमीन। वर्षधर क्षेत्र को धारण करने वाले पर्वता। ठीक है, आगे देखिए 1, 2 नंबर। हिम जिसमें पाया जाए वह हिमवान है, क्योंकि सभी पर्वतों में हिम पाया जाता है, अतः रूढ़ी से ही इसकी हिमवान संज्ञा समझनी चाहिए। यह भरत और हेमवत क्षेत्र की सीमा पर स्थित है। क्लियर होती जा रही है ना बात? हाँ जी। इसे क्षुद्र हिमवान कहते हैं। क्षुद्र हिमवान ये इसका पर्यायवाची है। हिमवन पर्वत का पर्याय, क्योंकि आगे वाला महाहिमवन है ना, तो महाहिमवन का मतलब बड़ा हिमवन, और ये क्षुद्र मतलब होता है छोटा, तो क्षुद्र हिमवन मतलब छोटा हिमवन पर्वत। ठीक है, यह 25 योजन पृथ्वी के नीचे, 100 योजन ऊंचा। 25 योजन इसका क्या है? गहराई है। ये और समझ लीजिए आप, पर्वतों की जितनी हाइट होती है उसकी 1/4 उनकी डेप्थ होती है, उनकी फाउंडेशन होती है, ऐसा समझ लीजिए। जितनी जिस पर्वत की हाइट होगी उसका 1/4 उस पर्वत की फाउंडेशन होगी। अप टू 1000 योजन। इज इट क्लियर? पंडित जी, ये इस योजन पृथ्वी के नीचे है, वो कैसे समझा जाए? क्या चीज? 25 योजन पृथ्वी के नीचे है, वो वो कैसे समझा जाए? ऊंचाई तो मालूम पड़। हाँ, तो बस ये तो शास्त्र के आधार से अपनी जान सकते हैं कि इतनी नींव है, इसीलिए इतना विशाल पर्वत टिका हुआ है। अदरवाइज उस पर्वत को कोई भी उड़ा करके ले जाता। वो पर्वत कभी भी गिर सकता था, आंधी तूफान में कभी भी टूट सकता था, कभी विघटित हो सकता था, और कुछ नहीं तो प्रलय काल में तो कभी कल्पांत के समय में चलने वाली हवाएं क्या उस पर्वत को हिला सकती है कि नहीं? क्योंकि 25 योजन की गहराई है। अच्छा, निषेध पर्वत की नींव कितनी होगी? 100 योजन 50। निषेध पर्वत कितनी? 100 योजन। निषेध पर्वत 1/4। इट मीन्स 100 कितनी निषेध पर्वत की हाइट? 25%। नो, गहराई 400 योजन है ना। निषेध पर्वत की पूछ रहा हूँ। आप लोगों ने पता है क्या किया होगा? जिनका जवाब 50 आ रहा है, इट मीन्स उन्होंने आगे कुछ पढ़ लिया है बुक में। ध्यान मेरी तरफ रखिए, जब मैं किताब दिखाऊं तब किताब देखिए। जिसकी ऊंचाई जितनी है उसकी 1/4, बस इतना याद रखना है अपने को। डबल होता जा रहा है। डबल होते रहे, लेकिन जो गहराई है, जो नींव है, जो जमीन के अंदर है, जमीन के भीतर है, वो तो चौथाया होगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्वत की हाइट मान लीजिए 1000 योजन है, तो उसकी नींव कितनी होगी? 250 योजन, 250 योजन। जैसे जो वेताड्य पर्वत है ना, ये जो अपन ने अभी बनाए थे, समझिए आप, हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी, शिखरी, ये जो 6 पर्वत बनाए हैं, इन 6 पर्वतों के बीच में, इन 6 पर्वतों के बीच में कितने क्षेत्र हैं? 7 क्षेत्र। 6 पर्वतों के बीच में कितने हैं? 7 कर दे। बीच में 5 है और 2 बाहर है।
पाँच है। 5 है। भरत भी बीच में नहीं है और ऐरावत भी बीच में नहीं है। 5 क्षेत्र है ना। हाँ, अच्छा। हिमवन और महाहिमवन के बीच में, महाहिमवन और निषद के बीच में, निषद और नील पर्वत के बीच में, नील और रुक्मी पर्वत के बीच में, रुक्मी और शिखरी पर्वत के बीच में। ठीक है। कुल 5 क्षेत्र हैं। इन 5 क्षेत्रों में से बीच वाले क्षेत्र में तो है सुमेरु पर्वत सेंटर में। पता है अपने को, अपन ने गोल बनाया था, एक डॉट लगाई थी, एक बिंदी बना दी थी अपन ने, पूरे सुमेरु पर्वत बराबर है ना। अब जितनी बड़ी आपने बिंदी वहां बनाई है सुमेरु पर्वत के लिए, उससे बहुत छोटी बिंदी बाकी के 4 क्षेत्रों के सेंटर में बना सकते हैं अपन। उनका नाम है नाभिगिरी वैताड्य पर्वत। वैताड्य पर्वत कहलाते हैं वो। बनाने का वो डॉट, जैसा डॉट आपने अपने इस चित्र में सुमेरु पर्वत के लिए विदेह क्षेत्र के बीच में बना रखा है, विदेह क्षेत्र के बीच में आपने सुमेरु पर्वत दिखा रखा है ना। तो विदेह के बीच में तो सुमेरु है। अब मैं पूछता हूँ, और जो 4 क्षेत्र बच गए हैं उनके बीच में क्या क्या है? इसी तरह से राउंड क्षेत्र। अभी तो सरोवर बनाया है ना। वो तो पर्वत की बात कर रहा मैं। पर्वतों के बीच में जो क्षेत्र है ना, उस क्षेत्र के सेंटर की बात कर रहा हूँ। देखिए बात सुनिए, पर्वत के बीच में नहीं, पर्वत के बीच में तो सरोवर है। पर्वतों के बीच में आप अंतर ख्याल समझ पा रहे हैं? पर्वत के बीच में नहीं, पर्वत के बीच में, पर्वत के ऊपर तो सरोवर है, लेकिन 2 पर्वतों के बीच में नदी है। नदी अभी तो नदियां तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं है। नदियां तो अभी वो पर्वत में तो क्षेत्र है, क्षेत्र है ना। क्षेत्र है, हेमवत क्षेत्र है, हेमवत क्षेत्र है, हरिम क्षेत्र है, रम्यक क्षेत्र है, हिरण्यवत क्षेत्र है। ये 4 क्षेत्र मिलेंगे। तो हेमवत क्षेत्र के सेंटर में एक गोला बना दीजिए, बहुत छोटा सा, बहुत बारीक सा, बिल्कुल सेंटर मिडल में ना। तो दोनों सरोवर के बीच में के मिडल में जो सेंटर आएगा उधर है। हाँ बिल्कुल वही। दोनों सरोवरों के बीच में नहीं कह करके हम कहें हेमवत क्षेत्र के सेंटर में। हाँ, मतलब सेंटर वो उधर होगा। सुमेरु पर्वत जैसा ही सर्कल है ना वहाँ सब। सुमेरु पर्वत जैसा ही सर्कल है। सुमेरु पर्वत जो है वो पर्वत नीचे, यदि अपन बॉटम में यदि उसकी बात करते हैं सुमेरु पर्वत की, तो वो 10,000 योजन विस्तार वाला है, और ऊपर 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 नैरो होता हुआ 1,000 योजन विस्तार रह गया। ये बात अपन सुमेरु पर्वत के बारे में पहले कर चुके हैं। जी हाँ। राउंड शेप में पर्वत नीचे 10,000 योजन और ऊपर बढ़ते बढ़ते 1,000 योजन हो गया। बट ये जो 4 पर्वत मैंने अभी बतलाए हैं आपको, इन चारों पर्वतों का एक कॉमन नाम यदि आपको बताया जाए तो आप कह सकते हैं व्रत वैताड्य। वैताड्य लिखिए, वैताड्य, सिर्फ इतना था। क्या लिखेंगे? वैताड्य। इसमें है, लिखा है that word हम लिखा है। फर्स्ट लाइन जिस पेज पर अपन है, 383 पेज पर फर्स्ट लाइन, व्रत वैताड्य लिखा है इसमें। आप वैताड्य लिखिए, तय लगाइएगा। हाँ, कीजिएगा, तय लिखिएगा, वैताड्य। इसका दूसरा नाम, चारों पर्वतों का कॉमन नाम है ये वैताड्य। इनका दूसरा नाम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, नाभिगिरी। नाभि सेंटर में होती है ना, नाभि हमारी बॉडी के सेंटर में नाभि, तो नाभिगिरी, नाभि के समान जो क्षेत्र की नाभि में है उन पर्वतों को कहेंगे अपन नाभिगिरी पर्वत। इन चारों पर्वत आ गए ना, चारों के नाम नाभिगिरी। जब हम कहें कि नाभिगिरी तो आप समझ लेना कौन से क्षेत्रों की बात चल रही है, कहाँ की बात चल रही है।
ठीक है। नाभगिरी तो सब पर्वत के बीच में ऐसा सेंटर में एक बना सकते हैं, राइट? हाँ जी, 1000 योजन हाइट वाला है ये। तो हेमवत में होगा, ऐसा हरि क्षेत्र में आएगा, ऐसा रम्यक में, ऐसा रम्यक में और हिरण्यवत चारों क्षेत्रों में बीच में ऐसा पॉइंट आएगा, राइट? बिल्कुल राइट। इसके अलावा यदि और किसी ने कुछ किया हो तो मुझे बता दे दें। आपने यदि और कुछ बना दिया हो कहीं गलती से। सबने ऐसा ही किया है ना? हेमवत, हरि, रम्यक और हिरण्यवत, इन सभी क्षेत्रों के सेंटर में 4 पर्वत हो गए ये, जिन्हें हम कहते हैं नाभिगिरी पर्वत। पंडित जी, चारों के नाम। हाँ जी। ये जो पर्वत है वो दीवार की तरह नहीं है, वो मेरू पर्वत तरह बीच में। हाँ, राउंड शेप में है, लेकिन मेरू की तरह भी नहीं है। अच्छा, देखिए एक सेकेंड, राउंड शेप में है, बस इतना समझिए। बट ऊपरी मूले से तुल्य विस्तार रहा, नीचे से ऊपर तक एक समान है। राउंड शेप में है, नीचे से ऊपर तक गोलाकार, अच्छा। जस्ट लाइक पेन की तरह है। वो चौक है ना, चौक तो ऊपर की साइड में वो नैरो होता चला गया है। आप एक राउंड शेप का पेन लीजिए जिसके ऊपर ढक्कन से वो बंद है और नीचे से ऊपर तक एक जैसा दिखाई दे रहा है। वो पिलर माने कि पिलर या खंबा, खंबा कह सकते हैं, बिल्कुल खंबे की तरह है। ठीक है ना? इनके ऊपर भी देवों के निवास हैं, देवों के भवन बने हुए हैं। इन पर्वतों की हाइट है 1000 योजन की, 1000 योजन की हाइट है इन पर्वतों की। अब मेरा यहाँ क्वेश्चन ये है कि ये जो नाभिगिरी पर्वत है, इन नाभिगिरी पर्वतों की मतलब इन नाभिगिरी पर्वतों का फाउंडेशन कितना होगा? 400 योजन। 250 नहीं होगा। 250 पेरीफेरी आई मीन डायमीटर होगा उसका 1/4, बस कुछ नहीं, बिना दिमाग लगाए 1/4। बट एक नियम बतलाया मैंने। 250। अब मैं यदि आपसे पूछता हूँ कि वो जो है ना 5 मेरू पर्वत, उनमें सुमेरु पर्वत तो बीच वाला है, फिर विजय मेरू, अचल मेरू, इनकी गहराई कितनी है? आपको पता है विजय मेरू कितनी हाइट वाला है? 84,000 योजन। उसकी नींव कितनी होगी? 1/4 21,000 योजन। 1/4 21,100। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि इन सब की जो गहराई है वो 1/4 तो है, लेकिन अप टू 1000 योजन, 1000 योजन तक, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, सुमेरु पर्वत का तो नीचे का नीम 1000 का बताया था। तो मैंने ये कहा ना कि 1000 तक, बस 1000 से ज्यादा किसी की नहीं है। इट मीन्स जिनकी हाइट ज्यादा होगी, मोर देन 4000 योजन जितने भी माउंटेन्स होंगे, उन सब की नींव, उन सब की फाउंडेशन 1000 योजन की होगी। क्लियर है? देखिए कितना एक सरल सा नियम बन गया है एक। अब किसी भी पर्वत की गहराई के बारे में यदि आपसे पूछेंगे, आप बिना किसी झिझक के आराम से बतला सकते हैं, समझा सकते हैं। सुमेरु पर्वत की गहराई कितनी? 1000 योजन। आप एक ऐसे पर्वत की गहराई बतलाइए, जैसे मान लीजिए हम बात करें दधिमुख पर्वत। आपने नाम सुना दधिमुख कभी? हाँ, है दधिमुख। नंदीश्वर द्वीप में है ना वो। नंदीश्वर द्वीप में है, राइट। कितनी हाइट है उसकी? 1000। नहीं 10,000 योजन। हाँ, 10,000 सॉरी। 10,000 योजन की हाइट है दधिमुख पर्वत की। अच्छा, अब उसकी फाउंडेशन कितनी है ये बताइए? 1000। 1000। 1000 योजन, 2500 योजन नहीं है? कहना मैक्सिमम 1000। मैक्सिमम 1000, बस ये क्लियर करना है अपने को। रतिकर पर्वत 1000 योजन हाइट वाले हैं, उनकी गहराई कितनी है? 250 योजन।
1000 योजन जिसकी हाइट है, 250 योजन उसकी गहराई है। अंजनगिरी पर्वत है वहाँ पर, वो अंजनगिरी पर्वत 84,000 योजन हाइट वाले हैं। उसकी चौड़ाई भी 84,000 है ना अंजनगिरी की? हाँ बिल्कुल, 84,000 योजन। और नीम उसकी 1000 ही है। हाँ नीम 1000 ही, क्योंकि देखिए क्या है, हमको तो बहुत ध्यान रखनी होगी। हम पहले पूरे लोक की चर्चा कर चुके, लोक सामान्य की। यद्यपि दिन बहुत व्यतीत हो गए, लेकिन फिर भी आपको एक बार रिपीट करके बतलाता हूँ इस बात को। 3 लोक में एक बीच में त्रसनाड़ी थी, पता है आप लोगों को? हाँ। उस त्रसनाड़ी के अंदर बीच में सेंटर और ऊपर में ऊर्ध्व लोक, नीचे अधोलोक था ना, ध्यान है ना? हाँ। मध्य लोक के नीचे जो अधोलोक था उनमें 7 पृथ्वियां थी, 7 नरक पृथ्वियां। हाँ। तत्वही तीसरे अध्याय पढ़ रहे हैं अपन, इसका पहला सूत्र रत्न शर्करा वालू का पंख धूम तमो महासमय प्रभा भूमि योग घनाम्बुवात आकाश प्रतिष्ठा सप्ताह धोध है। ये सूत्र पढ़ा है अपन ने, रत्न प्रभा शर्करा प्रभा। फिर हमने ये बतलाया था कि रत्न प्रभा के 3 हिस्से हैं, खर, पंख और अब्रहुल। याद आता है कुछ? फिर हमने ये बतलाया था कि जो खर भाग है, उस खर भाग के अंदर 16 पृथ्वियां हैं। खर के भी 16 हिस्से हैं, 1,000 योजन मोटाई वाले। ज्यादा हो गई, ज्यादा गहराई में चले गए क्या अपन? आपके जैसे तो थोड़ा याद रहे। आप बोलते हैं तो सब फिर रिकलेक्ट होता है, लेकिन वैसे याद नहीं। बस क्या है, अभी याद भी नहीं होता है ना, तो आप चिंता मत कीजिए। मैं कुछ समय में दोबारा रिपीट करूंगा, फिर याद हो जाएगा। करता रहता हूँ मैं, तो बोलता रहता हूँ, मेरी आदत है, मैं जानता हूँ। क्योंकि जब मैं बार बार बोलूंगा तभी आप लोगों को याद होगा, तभी आप लोगों को विषय ख्याल में आए, एकदम ख्याल में आना चाहिए। रत्न प्रभा कहते हैं, आपको ध्यान आ जाना चाहिए। वो पहला नरक, पहली नरक पृथ्वी, वो 3 पार्ट हैं उसके। पहले 2 पार्ट के अंदर भवनवासी यंत्र रहते हैं, तीसरे पार्ट में नारकी रहते हैं। तो फर्स्ट 2 पार्ट के अंदर पहले पार्ट का नाम है खर, खर भाग। वो खर भाग 16,000 योजन का है। पंख भाग 84,000 योजन का है। अब्रहुल भाग 80,000 योजन का है। अब खर भाग की बात कर रहा हूँ। आप मैं जब भी बोलता हूँ ना, आप कभी किसी शब्द पर अटक मत जाया कीजिए, बस मेरे साथ चला कीजिए। यदि आप किसी शब्द पर अटक गए तो फिर मैं जो आगे 4 वाक्य बोल रहा हूँ ना, फिर सब क्लास समझ लीजिए गोल हो जाएगी। जो छूट गया उस वाक्य को छोड़ दीजिए, जो वाक्य पकड़ में नहीं आया उसको छोड़ दीजिए, जितने शब्द समझ में नहीं आए छोड़ दीजिए उसको। अब जो आगे बोल रहा हूँ, हमेशा साथ रहने का प्रयास कीजिए। देखिए, तो कहाँ हैं अपन इस समय? रत्न प्रभा के पहले पार्ट पर, जिसका नाम है खर भाग। 1000 योजन की चित्रा, फिर 1000 योजन की वज्रा, फिर 1000 योजन की वैडूरिया। मिल रही है? 16 पृथ्वियां है 1000 योजन की। इनमें से पहली का नाम है चित्रा। हम लोग कहाँ रहते हैं? तो आप लोगों का जवाब होना चाहिए, हम लोग चित्रा पृथ्वी के ऊपरी भाग पर रहते हैं। हम लोग चित्रा पृथ्वी की ऊपरी सतह पर रहते हैं, ठीक है ना? तो हम लोग यदि चित्रा की ऊपरी सतह पर रहते हैं तो एक चित्रा पृथ्वी क्या चीज है? इसका नाम चित्रा क्यों है? चित्रा मतलब विचित्र प्रकार की मणियां, विचित्र प्रकार के रत्न, विचित्र प्रकार की धातुएं, सोना, चांदी, हैं, रांगा, लोहा, जस्ता, ये सब 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 बहुत सारी चीजें, मणिरत्न आदि सब। पर्वतों की गहराइयां, पर्वतों की नींव, समुद्रों की गहराइयां। समुद्र के लिए गहराई शब्द का प्रयोग करें, पर्वत के लिए नींव शब्द का प्रयोग करें। पर्वतों की नींव और समुद्रों की गहराइयां, ये सब कहाँ तक है? चित्रा 1000 योजन। उससे नीचे नहीं है। बस चित्रा पृथ्वी की मोटाई है 1000 योजन की।
क्लियर है क्या बात यहाँ तक? 1000 योजन की चित्रा है तो 1,00,000 योजन का जम्बू द्वीप। चित्रा की तो ये तो वो है ना, क्या बोल रहे हैं, जम्बू द्वीप से 1,00,000 योजन का। चित्रा की तो लंबाई चौड़ाई तो बहुत लंबी है। चित्रा पृथ्वी कितनी लंबी चौड़ी है? अभी यदि मैं आपसे बात करूं तो 7 राजू लंबी, 1 राजू चौड़ी है। 1000 योजन बोले। 1000 योजन तो उसकी मोटाई है, थिकनेस है पृथ्वी। ठीक है, हाँ 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 जी, है ना। जो वो उस पृथ्वी की थिकनेस है, उस थिकनेस में इन पर्वतों की फाउंडेशन है। उस थिकनेस जितने एरिया में लवण समुद्र की डेप्थ है। क्लियर है? बराबर। बस थिकनेस का ध्यान रखें। अभी हमने कहा रत्न प्रभा की थिकनेस कितनी है? 1,80,000 योजन। 1,80,000, ठीक है ना। 16,000 का खर, 84,000 का हो गया अपना पंख, और 80,000 का हो गया बहुल भाग, और तीनों मिलकर के एक कॉमन नाम है जिसका नाम है रत्न प्रभा। 1,80,000 योजन। चलिए मैं तो अभी खत्म करने वाला हूँ इसको। समय आज ज़्यादा लेने के लिए मेरे को कहा गया है कि आप 2-5 मिनट ज़्यादा भी ले सकते हैं, नेक्स्ट क्लास नहीं है। मैं इसको पूरा करके ही अभी दम लूँगा, मैं आगे बढ़ूँगा कल। फर्स्ट सेकंड पॉइंट, क्योंकि सभी पर्वतों में हिम पाया जाता है। ये 3 लाइनें हो गई अपनी। ये 25 योजन पृथ्वी के नीचे, 100 योजन ऊंचा और 1052 योजन विस्तृत है। अभी इसकी चर्चा अपन लोग करेंगे। विस्तार है ना, ये विस्तार पता है क्या चीज है? ये विस्तार है नॉर्थ साउथ। नॉर्थ साउथ वो पर्वत कितनी चौड़ाई वाला है? ईस्ट वेस्ट तो अलग अलग होंगे। ईस्ट वेस्ट अपन कैसे बतला सकते हैं? ईस्ट वेस्ट के अंदर तो एक कॉर्नर अलग थोड़ी ज्यादा होगा, एक कॉर्नर कम होगा। भरत क्षेत्र की साइड वाला जो कॉर्नर है वो थोड़ा कम होगा। हेमवत क्षेत्र की साइड वाला जो कॉर्नर है उस पर्वत का, उसकी लेंथ थोड़ी सी ज्यादा होगी। ईस्ट वेस्ट, ठीक है ना। नॉर्थ साउथ क्या स्थिति है? 1052 योजन। इसके ऊपर पूर्व दिशा में सिद्धायतन कूट है, पश्चिम दिशा में हेमवत, भरत, इला, गंगा, रोहितास्य, सिंधु, सुरा, हेमवत और वैश्रवण, ये 10 कूट हैं। इन सब पर चैत्यालय और प्रासाद हैं। इनमें हेमवत, भरत, हेमवत और वैश्रवण कूट पर इन्हीं नाम वाले देव तथा शेष कूटों पर उन्हीं नाम वाली देवियाँ रहती है। खत्म हो गई बात, कुछ भी नहीं है समझने का। इसका समझ लीजिए, इस पर्वत के ऊपर कुछ कूट बने हुए हैं, माने वही ट्रायंगल शेप में। जिस तरह की शेप अपने को दिखते हैं ना माउंटेन के ऊपर, माउंटेन जिस तरह के दिखते हैं, और उस शेप के अंदर कूट बने हुए हैं कुछ। आगे देखिए 3-4, महाहिमवान संज्ञा रूढ़ी से है। यह हेमवत और हरि क्षेत्र का विभाजन करने वाला है। 50 योजन गहरा, 200 योजन ऊंचा, 4,210 योजन विस्तृत है। और इस पर भी इस तरह के कूट बने हुए हैं, कूटों के नाम दे दिए, और वहाँ देव लोग निवास करते हैं। आगे, जिस पर देव और देवियाँ क्रीड़ा करे वह निषद, यह संज्ञा रूढ़ है। एक उक्ति बतला दी ऐसी, देव देवियाँ क्रीड़ा सभी पे करते हैं, कोई दम नहीं है। यह हरि और विदेह क्षेत्र की सीमा पर है। 100 योजन गहरा है, 400 योजन ऊंचा है, 16,842 योजन विस्तार वाला है। पूर्व में वही आकृतिम चैत्यालय और बाकी कूट बने हुए हैं जिन पर देव देवियाँ रहते हैं। 7-8, नील वर्ण होने के कारण इसे नील कहते हैं। नील पर्वत वासुदेव की कृष्ण संज्ञा की तरह यह संज्ञा है। यह विदेह और रम्य क्षेत्र की सीमा पर स्थित है। इसका विस्तार निषद के समान है। निषद के समान इट मीन्स 400 योजन हाइट, 100 योजन गहराई, 16,842 योजन विस्तार, निषद के समान।
इस पर 9 कूट हैं, कूटों के नाम दे दिए हैं, उन पे देव देवियाँ रहती हैं। 9, 10 देखिए नीचे। चांदी जिसमें पाई जाए वह रुक्मी, यह रूढ़ संज्ञा है, जिसे कि हाथी की करी संज्ञा, हाथी की करी संज्ञा। क्या मतलब? यह रम्य कुछ संज्ञा मतलब नाम, नाउन, क्या? नाउन। देखिए आप, किसी का भी नाम जो भी रख दिया गया वो उसकी संज्ञा कहलाती है। संज्ञा का अर्थ वो सभी पंचेंद्री वाला नहीं है। संज्ञा का अर्थ मेरा नाम संजीव है, भाई साहब का नाम कुशल जी है, उनका नाम और भी जिसके जो नाम है वो सब, वो उनकी संज्ञा है जिससे पहचाना जाए। ये रम्यक और हिरण्यवत क्षेत्र का विभाग करता है। इसका विस्तार महाहिमवन के समान है। इसका मतलब कितना हुआ? 200 योजन ऊंचाई वाला, 50 योजन गहराई वाला और 4210 योजन गहराई वाला। इसके आगे 11, 12 जिसमें शिखरों, ये शिखरी है, यह रूढ़ संज्ञा है, जैसे कि मोर की शिखंडी संज्ञा। यह हिरण्यवत और ऐरावत क्षेत्र की सीमा पर पुल के समान स्थित है। इसका विस्तार आदि हिमवान के समान है। इस पर भी वही कूट बने हुए हैं और सबके ऊपर देव देवियाँ रहती है। पर्वतों के रंग बतला दिए आगे वाले सूत्र में। हेमार्जुन तपनी वैडूर्य रजत हेममया, आप पढ़ के देख लीजिएगा, अपन चर्चा कर चुके हैं। मणि विचित्र पार्श्व ऊपरी मूल्य के तुल्य विस्तारा, अभी चर्चा की थी मैंने थोड़ी देर पहले। पद्म महापद्म तिंगित केसरी महापुंडरीक पुंडरीक श्याम 14 नंबर सूत्र, सब नाम मात्र बतलाए हैं इस सूत्र में और कुछ नहीं है। 15 नंबर सूत्र, प्रथमो योजन सहस्रायामस्त गर्द विष्कंभो हृदय है। पहला सरोवर कितना बड़ा है, प्रथमो, उसकी लंबाई चौड़ाई और नाप इस सूत्र में बतलाई है। प्रथमो कह करके उसकी लंबाई चौड़ाई और नाप को बतलाया है। योजन सहस्त्र, 1000 योजन, आयाम 7 अर्ध विष्कंभो, 1000 योजन लंबा और उसका आधा चौड़ा है। ठीक है, देखिए प्रथम सरोवर पूर्व पश्चिम 1000 योजन लंबा और उत्तर दक्षिण 500 योजन चौड़ा है। इसका वज्रमय तल और मणिमय मणिजटित तट है। यह आधी योजन ऊंची और 500 योजन विस्तृत पद्म वर वेदिका से वेष्टित है। चारों ओर ये मनोहर वनों से शोभायमान है। विमल स्फटिक की तरह स्वच्छ जल वाला विविध जल पुष्पों से परित है। विराजित शरद काल में चंद्र तारा आदि के प्रतिबिंबों से चमचमायमान यह सरोवर ऐसा मालूम होता है मानो आकाश ही पृथ्वी पर उलट गया हो। सरोवर फिर का साहब लंबाई चौड़ाई तो बतला दी, गहराई कितनी है? 16 नंबर सूत्र में कह दिया 10 योजना होगा है, 10 योजन की गहराई है। 17 सूत्र में कह दिया तन मध्य योजनम पुष्करम, और 1 योजन का यहाँ पुष्कर है, माने कमल है। 1 योजन का है वो कमल। फिर उस कमल का थोड़ा बहुत वर्णन किया है, अपन कल पढ़ लेंगे इस बात को, है ना। आगे 18 नंबर के सूत्र में इन सबके दुगने पन के संदर्भ में आगे चर्चा की है। इस प्रकरण को अपन कल बढ़ाएंगे। आप लोग यदि 14 नदियों के नाम यदि कल याद करके बैठें और जिन्हें अभी तक ये नाम याद नहीं है क्षेत्र पर्वत सरोवर के, वे लोग वापस एक बार इन नामों को याद कर लेते हैं, काफी दिन हो गए हैं, ठीक है ना। अदरवाइज मैं लिस्ट खोलूंगा और किसी भी व्यक्ति का नाम लेकर के पूछूंगा कि आप सुनाइए। 14 नदी सूत्र कौन सा बताया आप? हाँ जी, सूत्र 14 नदी का सूत्र, 14 नदी का सूत्र कौन सा है? ये देखिए सूत्र एक्चुअल में ये है 20 नंबर सूत्र। अब ये सूत्र का अर्थ इन्होंने नहीं लिखा है, वो आगे आएगा नदियों का वर्णन नहीं, ये सूत्र में है, आगे आने वाला है पेज नंबर 386 पर। मैं पहले से याद करने की कह रहा हूँ जिससे अपन डिस्कस कर सकें उसके बारे में। नाम सूत्र पढ़िए, गंगा, सिंधु, रोहित, रोहितास्या, गंगा, सिंधु। सूत्र देखिए पेज नंबर 386, सूत्र देख लीजिए आप लोग, सिर्फ सूत्र देखें।
सूत्र के अंदर अंडरलाइन भी कर सकते हैं आप लोग। जहाँ जहाँ मैं नाम बोल रहा हूँ आपको 14 नाम ख्याल में आएंगे। गंगा दिख रहा है, गंगा। सेकंड नेम सिंधु, फिर रोहित, रोहित, फिर रोहितास्या, यहाँ तक चौथा नाम रोहित, फिर रोहितास्या, 4 हो गए। फिर हरित, हरिकांता, हरिकांता, रोहित रोहितास्या, हरित हरिकांता, 6 हो गए यहाँ तक। सीता और सीतोदा, 8 हो गए। नारी नरकांता, नारी अलग है, नारी नामक एक नदी अलग है और नरकांता नामक नदी अलग है, ठीक है। फिर सुवर्णकुला, ये एक नाम हो गया, स्वर्णकुला एक नाम है, और रूप्यकुला ये दूसरा नाम है। स्वर्णकुला, रूप्यकुला, फिर रक्ता और रक्तोदा, बस कितने नाम है ये। गंगा सिंधु, रोहित रोहितास्या, हरित हरिकांता, सीता सीतोदा, नारी नरकांता, स्वर्णकुला रूप्यकुला, रक्ता रक्तोदा, ये 14 नदियों के नाम है। कोशिश कीजिएगा जितने हो जाएं, अच्छी बात है। हम लोग जिनवाणी स्तुति बोलते हैं कि शंका हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। जम्मू कितने तक ख्याल आया, हाँ जी, कुछ नहीं है ना। जिनवाणी स्तुति बोलिए। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ रोक, सदा देत हूँ।